What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर बात की जा रही है G7 कंट्री के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। G7 कंट्री में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए आता है। G7 कंट्री में यूरोपियन यूनियन रिप्रेजेंट नहीं करता है। G7 कंट्री जो है वो आईएमएफ के द्वारा एडवांस कंट्री की कैटेगरी में रखा गया है। इसकी रिपोर्ट के हिसाब से पहले इसको G8 बोलते थे, पर ऑस्ट्रिया को यहां पर हटा दिया गया क्रीमिया इशू की वजह से, जिसकी वजह से G7 रह गया है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया है 1 and 2, बी में 1 and 3, सी में 2 and 4, डी में 1 and 4। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ और डी। सही आंसर है इसके यहां पर बी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो आइए जान लेते हैं डिटेल में। ये जो है बेसिकली ग्रुप यहां पर आप लोगों को G7 कंट्री, यहां पर जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएसए, इटली और जापान। पहले रसिया था जब इसको G8 बोला जाता था क्रीमिया इशू की वजह से। क्रीमिया यहां पर एक छोटा सा रीजन है, ये वाला ब्लैक सी में जो यूक्रेन का रीजन है, इसको रसिया के द्वारा हड़प लिया गया। तो रसिया के द्वारा रिफरेंडम कराया गया, इसको हड़प लिया गया, तो तब से यहां पर G8 में से रसिया को -1 कर दिया गया, तो ये G7 रह गया। तो 2004 की बात है जब क्रीमिया इसके द्वारा हड़पा गया था, तो तब से लेकर यहां पर ये G7 कंट्री बन गया है। आईएमएफ के द्वारा इसको एडवांस कैटेगरी में रखा गया है, और यूके यहां जो यूरोपियन यूनियन है यहां पर वो रिप्रेजेंट करता है विद इन G7। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो कंट्री है यहां पर ये G20 कैटेगरी में आ जाती है। ये 8 कंट्री को ऐड करके तुर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भी यहां पर इसका पार्ट है, तो याद रखिएगा। और ये हो गया यहां पर साउथ अफ्रीका। तो ये कौन सी होगी यहां पर? ये होगी G20। तो आंसर क्या हो गया यहां पर? इसका आंसर हो गया इसका बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है SITMEX। तो इस एक्सरसाइज के बारे में, मैरी टाइम एक्सरसाइज है और किस किस कंट्री के बीच में ये बताना है। इंडिया, चाइना, श्रीलंका, इंडिया एंड थाईलैंड, इंडिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर, थाईलैंड एंड सिंगापुर। ए, बी, सी, एफ, डी। सही आंसर क्या है? सही आंसर यहां पर इसका सी, इंडिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर। इसका नाम भी आप लोग यहां पर देखते हैं। यहां पर इसका नाम अगर आप लोग देखेंगे, एस से हो गया यहां पर सिंगापुर, आई से हो गया इंडिया, टी से हो गया थाईलैंड, और ये एक तरीके की मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि रिसेंटली अभी हमारी कंट्री में अंडमान निकोबार वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिली, अंडमान सी में। तो इसलिए रिसेंटली ये काफी न्यूज में थी। तो इसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है किस किस के द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया। तो इंडियन नेवी के द्वारा, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के द्वारा, और रिपब्लिक ये रॉयल थाई आर्मी, जो रॉयल थाई नेवी सॉरी, इनके द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहां पर? आंसर हो गया इसका सी। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात कर रहे हैं यहां पर डिजिटल पेमेंट अभियान के बारे में। तो डिजिटल पेमेंट अभियान के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। बोला गया कि नेशनल वाइड अवेयरनेस कैंपेन है एक, यहां पर ये नेस्कॉम डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI के द्वारा कोलैबोरेट किया गया। यहां पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो IT है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में, और गूगल के साथ में मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। ये एक पैन इंडिया कैंपेन है जो कि 6 लैंग्वेज, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली और मराठी में यहां पर बेसिकली चलाया जा रहा है। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। सही आंसर है यहां पर इसका ए, यानी कि 1 and 2 दो स्टेटमेंट यहां पर सही है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है। तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम पहले तो आप लोग समझिए यहां पर
कि नेशनल वाइड कैंपेन है ताकि डिजिटल पेमेंट अभियान चलाया जा सके, पूरी कंट्री में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। दूसरा, कौन कौन मिलकर काम कर रहा है, तो यहां पर ये नेस्कॉम, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, हमारी कंट्री की जो यूनियन मिनिस्ट्री है खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और गूगल, तो तीन मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं। इसी के साथ में कितनी लैंग्वेज के लिए है, तो टोटल मिलाकर 7 लैंग्वेज के लिए है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली और मराठी। तो 7 लैंग्वेज के लिए इसको स्टार्ट किया गया ताकि लोकलाइज डेटा किया जा सके लोकल लैंग्वेज में और लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें। आंसर ए है। आगे बढ़ता हूं, हेल्थ के बारे में बात की जा रही है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, तो जो पेशेंट यानी कि बीमार होते हैं लोग, उनके बारे में बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। फर्स्ट, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी जो डे है यहां पर ये ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सितंबर के महीने में। दूसरी स्टेटमेंट बोली गई कि एम है क्रिएट करने के लिए अवेयरनेस यहां पर अराउंड द वर्ल्ड, जो पेशेंट है उनकी सेफ्टी के बारे में लोगों को बताया जा सके, और कमिटमेंट यहां पर हेल्थ केयर ताकि सेफर प्रोवाइड कराया जा सके, तो उसके ऊपर फोकस देना है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर सी ऑप्शन यहां पर सही है, इसका दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम सही है। यानी कि यहां पर ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ताकि पेशेंट को इन चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। और सितंबर 17 यहां पर इसके लिए चूज किया गया है। इंपॉर्टेंट थीम भी आप लोग याद रखते हैं, जो बोला गया थीम में पेशेंट सेफ्टी एक ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी, और इसी के साथ में स्लोगन है कि स्पीक अप फॉर पेशेंट पेस्टी, वो सेफ्टी यानी कि पेशेंट की सेफ्टी के लिए बातें करो आप लोग, और ग्लोबल प्रायोरिटी होनी चाहिए हेल्थ। देखिए हेल्थ और एजुकेशन अगर किसी सिस्टम किसी इंसान को सही से मिल जाए ना, तो फिर वो सही डायरेक्शन में अपना काम कर सकता है। तो आंसर यहां पर इसका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है दाउचा पांचमी कोल ब्लॉक के बारे में। तो ये बीरभूमि एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कोल ब्लॉक ये सिचुएटेड किस स्टेट में है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। क्या आंसर सही है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर है इसका ए, यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर। एक बार आप लोग देख लीजिए, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बोला गया है, फर्स्ट लार्जेस्ट आप लोगों को यूएसए के अंदर देखने को मिलेगा, और एशिया का सबसे बड़ा यहां पर इसको आप लोग कोल ब्लॉक बोल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कोल फील्ड आप लोग यहां पर नजर आएंगे वेस्ट बंगाल के अंदर। ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने, और ये पूरा मैप आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो इसके बारे में बात की जा रही है, तो आंसर यहां पर इसका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात कर रहा है 10th शेड्यूल के बारे में। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछ रहा है। 10th शेड्यूल को बोला गया है कि हमारे संविधान में 1985 में ऐड किया गया है 54th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट यहां पर बोला गया है कि ओनली पार्लियामेंट मेंबर के ऊपर यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। इसके अलावा बोला गया है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है चेयरमैन के द्वारा या फिर स्पीकर के द्वारा। चेयरमैन बोले तो राज्यसभा और स्पीकर बोले तो लोकसभा। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया ओनली थ्री, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर सी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। 1985 में ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, जो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है, यानी कि दल बदल नीति को रोकने का काम यहां पर करता है। हमारी कंट्री में वो नहीं होना चाहिए। बाकी ये ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट के ऊपर ही अप्लाई होता है, ये स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर भी अप्लाई होता है, तो यहां पर ये गलत बात है। पर लेकिन जब बात की जा रही है यहां पर फाइनल डिसीजन की, तो ये दोनों, तो यहां पर जो चेयरमैन की बात की जाए यहां पर राज्यसभा, इसी के साथ में अगर लोकसभा की बात की जाए तो स्पीकर, और इसी पैटर्न में आप लोग इसको राज्य में बात कर सकते हैं। तो यहां पर इसका डिसीजन फाइनल माना जाता है कि हाँ जो भी डिसीजन इनके द्वारा लिया जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वो फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है, कई बार इसका क्रिटिसिज्म होता है कि फाइनल डिसीजन जो होना चाहिए वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि जो स्पीकर वगैरह ये रहते हैं ये किसी न किसी पार्टी से कनेक्टेड रहते हैं स्टार्टिंग में, तो इसलिए यहां पर ये हो सकता है कि पार्शियलिटी कर दें, और कई बार ऐसे प्रोविजन आप लोगों को देखने को भी मिलेंगे कि ऐसी हरकतें होती भी हैं। तो आंसर क्या है यहां पर, आंसर हो गया इसका सी। आगे चलता हूं, बात की जा रही है यहां पर कराची एग्रीमेंट के बारे में, किन दो कंट्री के बीच में साइन किया गया। ए में बोला गया इंडिया एंड बांग्लादेश 1949, बी में बोला गया इंडिया एंड पाकिस्तान 1949, सी में बोला गया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश 1950, डी में बोला गया पाकिस्तान एंड इंडिया ये 1971। सही आंसर यहां पर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका बी, यानी कि इंडिया एंड पाकिस्तान 1949। ये बेसिकली एक तरीके से यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान है, उनके बीच में सीज फायर एग्रीमेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि यहां पर कश्मीर वाले एरिया में सीज फायर हुआ। आज के लिए पाक ऑक्युपाइड एरिया पाकिस्तान के पास में, और बाकी रीजन हमारे पास में, जो कि रिसेंटली अभी हमारे द्वारा दो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो ये जो सीज फायर हुआ बीच में, तो यहां पर ये बेसिकली तब की बात की जा रही है, तब कराची एग्रीमेंट हुआ था। तो आंसर इसका बी हो गया, और 1949 का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर नेवल के बारे में बात कर रहा है, हमारी कंट्री की नेवल फोर्स के बारे में। तो इसके बारे में कुछ इक्विपमेंट है, उनके बारे में स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है ये पूछ रहा है। मजोंग डॉक लिमिटेड, ये बोला जा रहा है मुंबई में मैन्युफैक्चरिंग 6 स्कॉर्पियन सबमरीन है अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नेवल ग्रुप रसिया
2015 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। यानी कि ये पर्टिकुलर एरिया है हमारी कंट्री का मुंबई में, जहां पर रसिया के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि सब जो हमारी कंट्री में ये 6 जो पनडुब्बी होती हैं वो बेसिकली बनाई जाएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया 2015 में। सबमरीन खंडारी जो अभी रिसेंटली यहां पर आप लोगों को देखने को मिली, ये 100 फिश के नाम पर इसका नाम रखा गया, जो कि एक प्रेडेटर मानी जाती है, यानी कि शिकार करने वाली ग्रेट इंडियन ओशन में। तीसरा बोला गया मजोम, जो यहां पर डॉक शिप लिमिटेड ये है, ये डिलीवर कर चुके हैं, ये डिलीवर कर यहां पर सेकंड स्क्वाड्रन खंडारी जो इंडियन नेवी को। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 2 एंड 3, डी में बोला गया 1 एंड 3। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि 2 एंड 3 स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है? रीजन यहां पर यह है कि ये तो सही है कि हाँ ये जो कंपनी है बेसिकली हमारी मुंबई में स्टेब्लिश है, पर लेकिन ये जो बोला गया रसिया के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं, नहीं, हम लोग फ्रांस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 2015 में कॉन्ट्रैक्ट बोला गया, नहीं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर 2005 में यहाँ पर देखने को मिला, जो कि 3.75 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, नेवल प्रोजेक्ट के लिए, और कंप्लीट होने की बात की जा रही है इसकी 2020 में। तो ये कुछ बातें जो आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। आंसर यहाँ पर सी हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बात की जा रही है पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में। तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। पर यहां पे क्वेश्चन है कि कब तक ये लास्ट इंपैक्ट इसका रहा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से 2014 में यूपीएससी में पूछा जा चुका है। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यहां पर इंडियन ट्रूप्स की जरूरत पड़ी ब्रिटिश को, और तब यहां पर इसको एंड किया गया। ठीक है, ये पार्टीशन जो किया गया था, यहां पर किंग जॉर्ज 5 के द्वारा इसको एंड किया गया। कर्जन का जो एक्ट था, रॉयल दरबार जब दिल्ली में लगा 1911 में, गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, इसके चलते यहां पर इसको कैंसिल किया गया। पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 में हुआ, उसके चलते यहां पर ये ईस्ट इंडियन बंगाल बिकेम ईस्ट पाकिस्तान। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में यहां पर ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका बी, यानी कि जब जॉर्ज 5 हमारी कंट्री में आए यहां पर, तो दिल्ली में काफी बड़ा उसका स्वागत के लिए दरबार लगाया गया। तो काफी लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। उस टाइम पर हिंदू और मुस्लिम के द्वारा एक दूसरे को राखी बांधी गई, एक तरीके से एकजुटता का एक उनके द्वारा मैसेज दिया गया। तो उस टाइम पर जॉर्ज 5 के द्वारा यहां पर इसको निरस्त कर दिया गया, जो कर्जन का ये एक्ट है 1911 में। ठीक है, तो एक काफी इंपॉर्टेंट इवेंट था हिस्ट्री का, तो याद रखिएगा आंसर बी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है 1929 सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट था? ठीक है, तो फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड है यहां पर, ये किस लिए इंपॉर्टेंट था? पहला बोला गया कि सेल्फ गवर्नमेंट को डिक्लेयर किया गया ऑब्जेक्टिव कांग्रेस के द्वारा। दूसरा बोला गया यहां पर पूर्ण स्वराज्य डिक्लेयर किया गया यहां पर एज ए गोल कांग्रेस का। तीसरा बोला गया कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यहां पर बात की जा रही है, तो यहां पर ये लॉन्च किया गया। चौथा बोला गया यहां पर पार्टिसिपेट किया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में, तो यहां पर डिसीजन लिया गया। सही आंसर है यहां पर इसका बी। तो यहां पर बेसिकली फोकस ये किया गया कि पूर्ण स्वराज हमारा टारगेट होना चाहिए, हम किसी के अंडर में काम आने वाले टाइम में नहीं करने वाले हैं। तो ये जो सेशन था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है किसके द्वारा ये प्रिजाइड किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहां पर ये प्रिजाइड किया गया था, जहां पर पूर्ण स्वराज्य कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा लगाया गया। तो पूर्ण स्वराज्य दिवस भी आगे चलकर डिक्लेयर किया गया 26 जनवरी 1930 में, तो वो भी इसी का एक एक्सटेंशन था। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। देखिए, जो भी आप लोगों का डाउट रहता है ना, अगर आप लोग कई बार क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आता है, तो या तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में पूछा करो, या फिर गूगल आप लोगों के पास में मोबाइल है तो जाकर उसको सर्च किया करो, एग्जैक्ट आंसर उसका आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में उससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह कि इस लेक्चर को अगर आप लोगों को पसंद आता है तो रिविजन के लिए पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड करा कीजिए, ताकि आप लोग इसका रिविजन कर सके, क्योंकि अगर रिविजन करके जाएंगे तो एग्जाम में लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाएंगे। तो टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाती है, और मेरे साथ में आप लोग यहां पर कनेक्ट रह सकते हैं। कई सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी यहां पर शेयर की जाती है। तो मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर का होगा 7:30 बजे। उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।